Friends, today I am discussing with you full employment. तो what is the meaning of full employment? नॉर्मली हम क्या कह देते हैं कि जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो वर्कर की डिमांड और वर्कर की सप्लाई जब इक्वल होते हैं तो हम उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स हम क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार क्या है? वो स्तर है जहाँ पर प्रीवेलिंग वेज रेट पर कोई वर्कर्स काम करना चाहता है और उसको काम मिल जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। कि दो चीजें हैं हमारी। फर्स्ट क्या है? एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क कि उसके अंदर क्या है? काम करने की योग्यता है। दूसरा क्या है कि उसके अंदर विलिंग है, विलिंग टू वर्क at the prevailing wage rate। जब मजदूरी की प्रचलित दर पर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और उसको काम मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार प्राप्त। मान लो मजदूरी की दर क्या है? एक मजदूर को एक दिन में मजदूरी की दर है वो 500 रुपये है। 500 रुपये मजदूरी की दर पर 500 मजदूर हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं और उन सभी को काम मिल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण रोजगार कहेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? इट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रीवेलिंग वेज रेट गेट वर्क। कि जो प्रीवेलिंग वेज रेट है, जो प्रचलित मजदूरी की दर है, उस पर वो काम करना चाहते हैं और सभी को काम मिल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण रोजगार कहेंगे। परंतु क्या पूर्ण रोजगार से हमारा अभिप्राय ये है कि शून्य बेरोजगारी पाई जाती है? तो नो, पूर्ण रोजगार से हमारा ये अभिप्राय नहीं है कि मजदूरी जीरो होगी, शून्य होगी। इसमें क्या होता है? एक कुछ विशेष प्रकार की जो बेरोजगारियां हैं वो उसमें पाई ही जाती हैं, तो शून्य बेरोजगारी से नहीं है। तो कौन सी बेरोजगारी है जो हमारे इस समय पाई जाती है? तो एक होती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, जिसको आप नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। कि नॉर्मल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो क्या होती है? हमेशा ही पाई जाती है। तो जब बेरोजगारी होती है तो शून्य बेरोजगारी नहीं, कई प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। तो पहले हम दो प्रकार की बेरोजगारियों का जिक्र करते हैं। फर्स्ट है हमारी वॉलंटरी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? ये वो बेरोजगारी है जिसमें मजदूरी की वर्तमान दर पर काम अवेलेबल है लेकिन वो व्यक्ति उस मजदूरी की दर पर काम नहीं करना चाहता, तो उसको हम क्या कहेंगे? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। की अपनी इच्छा से है, वो स्वैच्छिक अपनी स्वीकृति से। मान लो मजदूरी की वर्तमान दर क्या है? 500 रुपये है एक मजदूर की, उस पर उस व्यक्ति को काम मिल रहा है लेकिन वो क्या चाहता है? वो विलिंग कर रहा है कि मुझे 800 रुपये मिले, इस पर उसको काम नहीं मिलता, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? विलिंगली क्या है? अनएम्प्लॉयड है वो। तो इस व्यक्ति को हम किसमें गिनेंगे? पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में गिनेंगे। जब हम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड काउंट करते हैं कि कितने लोग बेरोजगार काउंट हैं, ये काउंट करते किसी एरिया में, तो हम इस वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को शामिल नहीं करते। तब हमको इनवॉलंटरी जितने व्यक्ति क्या है अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको उसके अंदर शामिल करते हैं। तो दूसरी जो बेरोजगारी हमारी होती है वो होती है इनवॉलंटरी। तो इसी को बना देते हैं IN, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? कि मजदूरी की दर वही हमारी 500 है, इस 500 रुपये मजदूरी की दर पर क्या करने चाहते हैं? वो एक व्यक्ति है, वो काम करने के लिए इच्छुक भी है, वो योग्य है, तैयार है वो, लेकिन उसको काम ही नहीं मिलता, तो वो क्या है? अपनी इच्छा के विरुद्ध क्या है? बेरोजगार है। तो मजदूरों की जो वास्तविक संख्या काउंट की जाती है, कितने लोग बेरोजगार हैं, तो यही बेरोजगारी हमारी काउंट होती है। जो वॉलंटरी बेरोजगारी है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो स्वैच्छिक बेरोजगारी है, उसको बेरोजगारी में शामिल नहीं करते क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? अपनी मनमर्जी से बेरोजगार हैं। इस प्रकार से हम कई व्यक्तियों को रोजगार मिला होता है। एक जो हाउस मजदूर है
जो घर बनाने का कार्य कर रही है या मिस्त्री है, उसको काम मिला हुआ है, लेकिन वो क्या है, ड्रिंक यार्ड है। वो क्या है, 2 दिन करेगा, फिर जितने पैसे मिलते हैं उससे ड्रिंक करेगा, 2 दिन वो काम पर नहीं आता, तो वो क्या है, अपनी इच्छा से बेरोजगार है। तो उन व्यक्तियों को हम बेरोजगारी में शामिल नहीं करते, हम सिर्फ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को बेरोजगारी में शामिल करते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाएंगी, लेकिन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की अनुपस्थिति क्या कहलाएगी, हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। लेकिन एक डायनामिक इकोनॉमी में हम रह रहे हैं। डायनामिक इकोनॉमी में क्या होता है, लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई इंक्रीज होती रहती है, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को क्या मिल जाए, काम मिल जाए। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो कई प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। तो पहली बेरोजगारी हमारी फ्रिक्शनल बेरोजगारी, जो फर्स्ट है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको करते हैं। तो एक व्यक्ति है, MBA है, वो 5 साल से किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, तो उसको वहाँ पर 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 20,000 मिल रही है, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सैलरी। उसको लगता है कि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसके अंदर स्किल ज़्यादा है, ही कैन अर्न मोर, तो वो इसको क्या कर देता है, जॉब को छोड़ देता है। उसको लगता है कि जहाँ भी वो दूसरी जगह अप्लाई करेगा उसको मोर देन 20,000 मिल जाएंगे, कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। तो जब तक वो इस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तलाश करता है, तो उस टाइम तक वो क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्ष कर रहा है वो। तो ये संघर्षात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जो काम बदलने के कारण, काम के जो चांसेस हैं वो बदलने के कारण पैदा होती है, कि काम की तलाश के कारण पैदा होती है, कि एक काम छोड़ दिया दूसरे काम की तलाश है उसको, उसके कारण कुछ दिन, तो ये हमारी क्या होती है, अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है, कुछ दिन बाद पता है उसको काम मिल जाना है। तो कई बार क्या होता है, कोई मशीन टूट जाती है, अचानक टूट गई, 3-4 दिन तक वो ठीक नहीं हो सकती, मेजर मशीन है, तो उन जो श्रमिक हैं उनको क्या है, काम से हटा दिया था, 3-4 दिन तक वो बेरोजगार रहते हैं, तो वो भी क्या है, टेम्परेरी बेरोजगार हैं। तो उसको भी हम किसमें, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में, संघर्षात्मक बेरोजगारी में काउंट करेंगे। या कई बार ट्रांसफार्मर जल जाता है, 2 दिन तक लाइट नहीं आती, तो मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, तो वो सारे हमारे इसके अंदर शामिल होते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारी क्या थी, संघर्षात्मक बेरोजगारी। अगली है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी, तो ये संरचना में चेंज होने के कारण, कि कुछ उद्योग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म तक डिक्लाइन होती जाती, गिरावट के कारण। कुछ उद्योगों में लंबे समय तक गिरावट के कारण ये पैदा होती है, मान लो दीर्घकालीन ह्रास आ जाता है, वो बंद हो जाते हैं उनके कारण। हम इसको भी एक एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़ेंगे। मान लो पहले क्या था, हमारा कापी और कागज और क्या है, पेन की मदद से सारे कार्य होते थे, कलर हैं, वो बिल बनाना है, जितने भी कार्य करने होते थे तो हैंड से करते थे, कि एडमिशन करना है वो भी हाथ से रजिस्टर में लिख लेते। लेकिन वो क्या है, कुछ समय बाद अब टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया कंप्यूटर्स का, ईमेल का, सभी जगह कोई भी काम करना वो ईमेलिंग से होता है। तो ई बिलिंग का आ गया, बिल बनते हैं वो भी ई बिलिंग है, कि कंप्यूटर्स के द्वारा ही बनते हैं, वही सेंड करने होते हैं ट्रेजरी वगैरह में। तो अब वो व्यक्ति जिसको कंप्यूटर नहीं आता था, एम्प्लॉयर था, उसने इन व्यक्तियों को रोजगार दिया हुआ था, इन क्लर्क को। लेकिन अब कंप्यूटर आने के कारण उसको ऐसे व्यक्तियों की, उसने अपने ऑफिस में कंप्यूटर रख लिया, अब उसको पता चल गया कि कंप्यूटर से कार्य क्या है, इजीली किया जा सकता है, कम टाइम में किया जा सकता है। तो अब उसने अपने ऑफिस में, अपनी पूरी फैक्ट्री में सभी जगह क्या रखवा दिए, कंप्यूटर रखवा दिए। तो ये व्यक्ति जिनको कंप्यूटर नहीं आता था वो क्या हुए,
अनएम्प्लॉयड हो गए। अब उसको ऐसे व्यक्तियों की तलाश होगी जो कंप्यूटर जानते हैं। तो ये हमारा किसके कारण हुआ कि दीर्घकालीन संरचनात्मक चेंजेस के कारण। तो ऐसा इसमें होता है कि कुछ ये इसके कारण भी पैदा हो जाता है कि कुछ फैक्टर्स हैं हमारे भूमि पूंजी श्रम, एक आध उपलब्ध होता है दूसरे उपलब्ध नहीं होते, उसके कारण भी ये हमारे जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हमने हम क्या किया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अब इस टॉपिक में एक रहता है हमारा छोटा सा एक्स एंटी सेविंग। एक्स एंटी सेविंग क्या होता है? एक्स एंटी सेविंग को हम डिजायर्ड सेविंग, प्लान्ड सेविंग भी कहते हैं, कि जो हमारी वांछित है, इच्छित है, जो हम करना चाहते हैं। एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए एक्स एंटी सेविंग क्या होती है? एक निश्चित आय था रोजगार के स्तर पर, जितनी बचत करने की हमने प्लानिंग की है, इच्छा की है, वो हमारी क्या कहलाती है? एक्स एंटी सेविंग। कि ये हमारी डिजायर्ड है, वांछित हम करना चाहते हैं कि आय और रोजगार के निश्चित स्तर पर जितनी बचत हम करना चाहते हैं उसको एक्स एंटी सेविंग कहते हैं। और आय और रोजगार एक निश्चित स्तर पर निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करने की इच्छा रखते हैं। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितना इन्वेस्टमेंट हम करने की प्लानिंग की है हमने, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि बचत करने वाले अलग लोग हैं और इन्वेस्ट करने वाले अलग लोग हैं। अब हमारा होता है एक्स पोस्ट सेविंग। ये वास्तविक बचत और एंड इन्वेस्टमेंट। ये वास्तविक बचत और क्या होते हैं? वास्तविक निवेश होते हैं। ये इकोनॉमी में वास्तव में किए जाते हैं। वो प्लान होते हैं लेकिन ये एक्चुअल होते हैं कि वास्तव में किए जाते हैं। इन एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर में आय में जितना हिस्सा हमारा खर्च नहीं किया जाता उसको हम क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। और सेविंग क्या होती है? हमारी इन्वेस्ट होती है, कि जो हम वास्तव में करते हैं, जो सेविंग आय के एक निश्चित स्तर पर हम करते हैं, और जो सेविंग के एक निश्चित स्तर पर जितना भी हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा वास्तविक निवेश कहलाता है। ये हमारी वास्तविक, ये हमेशा ही क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कि लेखांकन दृष्टिकोण से इनमें हमारी क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, कि जितनी बचत होती है उतना हमारा क्या होता है? निवेश होता है।